Hello students, welcome back. We are doing the FIOL principles. Okay, so we have done some and we are looking for the others. So let's begin. FIOLs के principles. 14 principles है as I said before. So उसमें अपन ने division of work कर लिया है. Okay, just a second. Yes. Okay. So we have done the division of work, authority and responsibility, discipline, and unity of command. We have done. Okay. I hope you all know the concept, and moreover, you guys know the meaning and the other stuffs. All right. Chalo, let's begin. So next is unity of direction. Okay, so all the units of an organization should be moving towards the same objective. See, कैसा है यूनिटी ऑफ कमांड आपने देखा था. अभी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है चाहे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा हो वो सेम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए और वो भी कोऑर्डिनेटेड और एक फोकस्ड एफर्ट्स के साथ में. सी व्हाट हैपेंड इज when you know अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा. Let me tell you. Suppose there are like 5 people working in a same project. Okay, अभी प्रोजेक्ट का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है ही प्रॉफिट अटेन करना. ठीक है, मतलब लाइक मोस्टली सबका यही होता है. सो अगर कोई भी इन 5 में से कोई 2 भी ऐसे हो जो प्रॉफिट को तो छोड़ दे, अपने मतलब दे आर लुकिंग फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स कि अगर वो इतना इतना काम करेंगे तो प्रोबेबली दे कैन गेट प्रमोशन. प्रॉफिट वगैरह तो देख लिया जाएगा बाद में, क्या ही फर्क पड़ता है. अगर ऐसा होता है तो इट इज नॉट गुड, राइट. सो इट विल इट विल डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी. ओके, उसके साथ में टाइम ज्यादा लगेगा. हो सकता है कि जो लेबर है वो पर डे पे हो तो दे आर टेकिंग मच टाइम सो दैट दे कैन गेट ज्यादा वेजेस. तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हैं. तो अगर ये होगा तो उससे काफी हद तक लॉस हो सकता है. तो इसीलिए अगर 5 लोगों का सेम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अटेन करना ही होगा तो, और वो भी कोऑर्डिनेशन के साथ में और एक ही फोकस्ड उसी पे आपके ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस रखते हुए अगर दे विल अटेन तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग. ओके, so that is what it is. Next is unity of direction में ही each group of activities having the same objective must have one head one plan. See, one head one plan, आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा जहां पर भी आपने ये लिखा है. It is written in your book as well, so please highlight that because this is the keyword. Okay, यही एक keyword है जो which will help you ultimately. So this is the keyword. So and this ensures the unity of action and coordination. See, अगर one head और one plan पे ही आप फोकस करेंगे, एक ही हेड एक ही प्लान, आपका जो सुपीरियर होगा वो एक ही होगा जिसके इंस्ट्रक्शंस आपको सुनने होंगे एंड द प्लान विल बी द ओनली वन. कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे होंगे प्लान में. दैट विल बी द बेस्ट थिंग somebody can do, right? So that is what it is. Just a second. I'm sorry, that was some technical problem. Okay, so let's back to this. So कैसा है कि अगर आप सेम ऑब्जेक्टिव रखेंगे और मैंने ये पहले ही बता दिया आपको कि वन हैड वन प्लान वाला सेम एक्यूरेट रहना चाहिए. अदर देन दैट वी हैव एग्जांपल. ओके, अगर एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है मोटरसाइकिल्स भी और कार्स भी. ओके, सो इट मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल एज वेल एज कार. ठीक है, then it should have 2 separate divisions for both of them. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में दोनों मैन्युफैक्चर करनी है दो तरह की चीजें लेकिन एक ही डिवीजन में डाल दो, उसका हेड एक ही हो. ऐसे नहीं होना चाहिए. द प्रॉपर डिवीजन शुड बी देयर. ओके, सो उससे क्या होगा कि ईच डिवीजन मतलब हर डिवीजन में उसका खुद का इंचार्ज होगा, उनके खुद के प्लान्स होंगे और उनका खुद का एग्जीक्यूशन होगा कि वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है, तो दे विल मैनेज हाउ दे वांट टू मैनेज. So on no account should the working of 2 divisions overlap.
बेसिकली सीधा सीधा मीनिंग यही है कि किसी भी हालत में ये दो डिविजन्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं होंगे, मतलब देयर विल नो चांस कि ये डिवीजन ओवरलैप हो जाए, या इनके डिसीजन मेकिंग पावर, या फिर इनका खुद का कोई प्लान हो, या इनका एग्जीक्यूशन हो, या इनका मतलब काम करने का तरीका हो जो दो अलग अलग चीजों के लिए हो रहा है वो ओवरलैप हो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा. So that would be the best thing, that would be the best आइडिया जिससे कि आप प्रोडक्टिविटी मेंटेन कर पाएंगे. ओके, और सेम ऑब्जेक्टिव पे कंसंट्रेट कर पाएंगे. हर डिवीजन का अपना अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होगा. ओके, सो लेट अस डिफरेंशिएट द टू प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अभी यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. we're gonna do that. उससे पहले I want to repeat this keyword, that is one plan and one head, or one head or one plan. This is the keyword of unity of direction, and if you remember this you can explain the whole concept. So if you मतलब like anyway भूल जाओ तुम लोग कुछ भी, तो one head one plan will be the thing which you have to remember. Okay, let's differentiate these. So unity of command और unity of direction के बीच का डिफरेंस जो है वो अभी यूनिटी और ये यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यूनिटी तो कॉमन है, ठीक है, और कमांड और डायरेक्शन में भी अगर आप नॉर्मली देखें तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है ना. तो इनका जो एकदम बहुत ही डिफरेंस है, एकदम इंटरनल जो डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये तुम खुद अपने मन से नहीं लिख पाओगे. नो मैटर व्हाट यू नो द कंसेप्ट, यू हैव टू नो द कीवर्ड्स, यू हैव टू नो द पैटर्न्स. ठीक है, सो यही पैटर्न होना चाहिए आपका. फर्स्टली डिफरेंस किसी का भी दिखाने के लिए आपको उसका बेसिस लिखना है. जनरली लोग नहीं लिखते हैं, अगर नहीं लिखते हैं दैट इज नॉट गुड. बेसिस में यू नो एवरीवन की क्या होता है, बेसिस में यू सिग्निफाई कि हमने जो ये डिफरेंस लिखा है वो किस चीज से रिलेटेड है. तो सबसे पहले अगर आपने मीनिंग लिखा है यूनिटी ऑफ कमांड का और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो कि एक दूसरे से अलग है, तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे नंबर 1 लगा के बेसिस लिख देंगे. ठीक है, तो ये हो गया. अभी यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग ये है कि इट इम्प्लाइज दैट अ सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन बॉस. ओके, कोई भी वन मतलब लाइक ऐसा है कि एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शन लेना है, ये पहला हो गया. दूसरा, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है वन हैड वन प्लान, जो अभी जस्ट अपन ने देखा, फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो इसका तो ये है कि एक बॉस होना चाहिए इंस्ट्रक्ट करने के लिए. इसका ये है कि सिमिलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी काम के लिए, और वो भी ग्रुप एक्टिविटी में वन हैड वन प्लान करके. ओके, तो ये इसका है वन हैड वन प्लान. ओके, नेक्स्ट इसका नेचर कैसा है, इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सोनल्स. ओके, लोगों का काम कैसे कर रहे हैं, लोग वहां की जो फैकल्टीज है वो कैसे काम कर रही है, दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस नेचर. ओके, सो दैट इज देयर. देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखिए, इट इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ओके, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स या फिर डिवीजन कुछ भी कह लीजिए, तो जो डिविजन्स है या डिपार्टमेंट्स है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे फंक्शंस उनके परफॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाट द नेचर इज रिलेटेड टू. ओके, ओके, नेक्स्ट नेसेसिटी, इट इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबऑर्डिनेट. ये मतलब इसकी यूनिटी ऑफ कमांड की नेसेसिटी क्यों बनी, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर सब ऑर्डिनेट को आप अच्छे से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दें, है ना. तो इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर. देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऑर्गेनाइजेशन में पीस बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन में एकदम साउंड एनवायरमेंट रहे जहाँ पे सिर्फ काम और एफिशिएंसी की तरफ ही ध्यान दिया जाए, रादर देन हैविंग प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स. उनकी जगह पे सिर्फ साउंड मतलब लाइक काम पे फोकस किया जाए, प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, वापस सेल्स पे. मेन जो एम है उसी पे फोकस करना इज कॉल्ड साउंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत जरूरी है. ओके, नेक्स्ट एडवांटेज, सो इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स, कंफ्यूजन एंड कियोस. सी कैसा है कि यूनिटी ऑफ कमांड आपको पता है क्या होता है. आपके मतलब कोई एक ही बॉस, आपको एक ही की सुननी है, ठीक है, और आप एक ही के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल हैं. सो अगर आप एक ही बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं
एक ही बॉस की आपको सुननी है, तो कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार हमें उसने ये बोला, उसने ये बोला, हमने उसकी सुनी। आपको एक ही की सुननी है और एक ही को जवाब देना है, so there will be no confusion. Then कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं किसी और के लिए, क्योंकि किसी और से आप रिस्पॉन्सिबल हो नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए इनको अवॉइड करने के लिए ये बनाया गया है। देन कोई कियोस्क नहीं मचेगी, कुछ नहीं होगा, कोई मतलब इट वोंट बी दैट मच मैसी, और आराम से इतने लोगों के बीच में काम भी अच्छे से सॉर्ट तरीके से हो सकता है, और हो भी जाएगा बाय यूनिटी ऑफ कमांड। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट लीड्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। स्मूथली एंटरप्राइज चलता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। देयर विल बी नो डिस्प्यूट एंड मतलब कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर रेज होगा भी तो इट विल मतलब होता है वो, लेकिन इट विल बी मेंटेन्ड, इट विल बी sorted very quickly by the unity of direction. Okay, so these are the the difference. Okay, last one is result. इसका outcome क्या है? दोनों का outcome भी different है। See, it leads unity of command leads to better superior subordinate relationship. ठीक है, subordinate और superior के बीच का जो relationship है उनको अच्छा रखने के लिए, उनको maintain रखने के लिए और बेहतर बनाने के लिए unity of command is there. देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो कि मैंने बताया स्मूथ रनिंग एंड एंटरप्राइज के लिए इट इज इम्पोर्टेंट, एंड आई लेफ्ट द एडवांटेज ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दैट इज इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सी, जब आपको पता होगा आपको एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है, आपको एक ही आपका मतलब एक से आपके डिपार्टमेंट को, आपके प्लान को फॉलो करना है जो भी बना हुआ है, तो उस हिसाब से चीजें मतलब डुप्लीकेसी का मतलब होता है कि देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कि यार मैंने इतना किया, तुमने इतना किया, जितना तुमने किया है उससे ज्यादा दिखा रहे हो, जो आपको दिया गया है वो आपको करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वैसे काम होगा, और साथ में वेस्टेज भी नहीं होगी किसी भी चीज की, रिसोर्सेज की भी नहीं होगी। यू ओनली कंसंट्रेटिंग ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव, सो दैट इज देयर। ओके, सो ये आई हैव मिस्ड, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। Okay, so that is what the difference is. और प्लीज अपने मन से कुछ भी लिख के नहीं आना है, जो प्रॉपर तरीके से पूरा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट हैज बीन आस्क्ड अगेन एंड अगेन इन योर एग्जाम। सो ऐसा नहीं है, और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में बहुत इजीली पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करिए, और ये मत सोचना कि खुद लिखाएंगे, जो ये प्रॉपर तरीके से बेसिस लिख के प्रॉपर तरीके से आपको ये लिखना है। Okay, it is very important. Next, subordination of individual interest to general interest. So, कैसा होता है? The interest of an organization should take priority over the interest of one individual employee according to Fioll. Every worker has some individual interest for working in a company. The company has got its own objective. For example, the company would want to get maximum output from the employees at competitive cost. मतलब सैलरी को रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, जितना मतलब अपने एम्प्लॉयज से उनकी सैलरी के कॉस्ट के मुताबिक। On the other hand, an employee may want to get maximum salary while working the least. In another situation, an employee may demand some concession which is not admissible to any other employee, like working for less time. So in all situations, the interest of group or company will supersede the interest of one individual. This is so because larger interest of the workers and stakeholders are more important than the interest of any one person. See, इसका basic meaning यही है कि individual के interest जो हैं वो obviously एक ही इंसान को लेके होते हैं। तो ये ऐसा ये मतलब this is what it is कि ऐसा बोलते हैं कि आप किसी एक का इंटरेस्ट मानकर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हो। यू हैव टू हैव टेक द लार्जर पिक्चर। ओके, पूरी पिक्चर को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब यही है कि आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कैसे डेवलप करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, और व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मतलब हर कोई अपना अपना सोच रहा होता है। कंपनी सोच रही होती है कि जितना हम सैलरी दे रहे हैं उसका उतना आउटपुट ले लें एम्प्लॉय से।
एम्प्लॉय सोच रहे होते हैं कि जितनी हमें सैलरी मिल रही है हम उससे थोड़ा सा कंसेशन मतलब लाइक थोड़ा सा काम कम कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब कुछ इट इज इन नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। अब हम मतलब नॉर्मल सी बात है ये। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़कर इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़कर हमें पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर उनको जनरल इंटरेस्ट में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दैट वुड the only solution will lead to the maximum opportunities and maximum productivity of an organization. Okay, अब ये एग्जाम्पल भी है, इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक ओनर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फाइनेंसर्स, tax authorities, customers, and the society at large cannot be sacrificed, obviously, for one individual or for a small group of individuals who want to exert pressure on the company. Okay, so you can easily get this because see, आप इतने लोगों के इंटरेस्ट को, इतने लोगों के मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं या फिर इतने लोगों की जो क्वेरीज हैं या इतने लोगों का मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए, कोई बेनिफिट या फिर उनका जो भी सपोर्ट है वो आप बिल्कुल ऐसे एकदम क्रॉस नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते किसी एक इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए जो कंपनी पे मतलब प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहे हैं। यू कैन नॉट सेक्रीफाइस दैट, यू नो। A manager can ensure this by his or her exemplary behavior. For example, he or she would not fall into temptation of misusing her powers for individual family benefit at the cost of larger general interest of workers and the company. Okay, this will raise her stature in the eyes of the workers, at the same time ensure same behavior by them. ठीक कैसा है, कोई भी मैनेजर है, ठीक है, उसको बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज मिल रही होती है, तो अब मैनेजर को ये इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट कंपनी को कि मैं जो भी क्या बोलते हैं इसको, हाँ, मैं जो भी आपसे फैसिलिटीज ले रहा हूँ मैं उसका मिसयूज नहीं करूंगा, यू नो, और अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मतलब मैं उसका उस तरफ यूज नहीं करूंगा जो मेरी कंपनी ने मुझे दिया है और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ दिया है, आई यूज इन दैट वे। अगर ये वो इंश्योर करता है तो इट इज वेल एंड गुड। इफ ही और शी डजंट इंश्योर दैट, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे वर्कर्स पे, और फिर वो भी यही सोचेंगे कि हम भी इस तरह से ही काम करेंगे, भाई हमें भी ऐसे ही काम करना है, हम भी कर लेंगे इस तरह से काम, क्योंकि हमारा मैनेजर ही जब चीजों का मिसयूज कर रहा है और अपने पर्सनल इंटरेस्ट दिखा रहा है तो फिर हम क्यों करें, है ना। तो मैनेजर शुड इंश्योर कि उनकी जो भी उनको बेनिफिट मिल रहे हैं इट इज लार्जली अ जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि कंपनी को भी लीड करता है, राइट। अभी नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। See, the overall pay and the compensation should be fair at both employees and the organization. The employee should be paid fair wages, which should give them at least a reasonable standard of living. देखो, जितना एम्प्लॉय काम करता है उसके हिसाब से उनको एकदम फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो एक रीजनेबल और एक मेंटेन्ड स्टैंडर्ड की लिविंग जो है वो जी पाए, वो लोग अच्छे से उसको अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। इन अदर वर्ड, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ओके, इट शुड बी जस्ट का मतलब वो है जस्ट नहीं है, इट इज लाइक जस्टिस होना चाहिए। ओके, ऑलराइट, एंड देन इट इज इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब होता है कि आप जितना काम करवा रहे हैं उतना आप उनको पे करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, और साथ ही कंपनी की कैपेसिटी को देखते हुए यू शुड पे। एंड उससे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उससे एक तो ये होगा कि वर्कर और एम्प्लॉय जो भी है वो उतनी ही अप्रिशिएशन के साथ में काम करते रहेंगे, उनको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि ठीक है भाई, हम जितना काम कर रहे हैं उतना हमें इट इज वर्थ डूइंग दिस वर्क बिकॉज वी आर गेटिंग बैक, जितना हम कर रहे हैं उतना। तो वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है एम्प्लॉयज का वो बहुत बड़ी चीज होती है, एज आई सेड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल। सो सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, और सेटिस्फेक्शन रखने के लिए एम्प्लॉयज को एकदम सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव टू हैव लाइक इक्विटेबल पे, ठीक है। और वो बिल्कुल इट शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल, एंड प्लीज रिमाइंड दिस कीवर्ड जस्ट एंड इक्विटेबल। दिस इज द
मेन वर्ड ऑफ दिस प्रिंसिपल जो आपको याद रखना ही रखना है, यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड दिस. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट, सो मैंने ये बता दिया कि इक्विटेबल पे से क्या होगा. एक और चीज होगी, इट विल इंश्योर congenial atmosphere, good relations between workers and the management. Consequently, the working of company would be smooth. See, बहुत easy है ये, जैसे कि मैंने already बताया कि बहुत ही अच्छे relations हो जाएंगे workers और managers के बीच में. ठीक है, workers और उनका जो भी management है उनके बीच में. Because क्या होता है ना कि if you are paying good, तो आपके एम्प्लॉयज जो होते हैं वो आपके मतलब आपके हर एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, फर्स्टली. सेकेंडली व्हाट हैपेंड इज कि वो बहुत मन से काम करते हैं और दे यू नो दे थिंक दैट दिस कंपनी और दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक माय एसेट. वो अपना समझ के काम करते हैं वो. सिमिलरली अगर आपने वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, खदा मजदूरी अगर करवा रहे हैं किसी से और काम और पैसा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मेनली प्राइवेट जॉब्स में होता है, ऐसा बहुत बार होता है. छोटी जो लोग फ्रेशर्स होते हैं उनको बहुत काम करवा रहे होते हैं, या फिर जो इंटर्नशिप्स होती है उसमें भी ये सब होता है, बट दैट इज देयर मजबूरी, सो दे हैव टू डू. लेकिन जब वो कर रहे होते हैं तो वो ये बोल भी रहे होते हैं कि यू नो इट इज लाइक गधा मजदूरी, दे वोंट वर्क मन से. तो उनका जो काम होता है वो उनकी प्रोडक्टिविटी ये सोचकर ही आधी हो जाती है कि यार हम यू नो गधा मजदूरी हो रही है, दे आर नॉट पेइंग दिस मच, वी आर वर्किंग लाइक फॉर 12 आवर्स 15 आवर्स बट दे आर नॉट पेइंग अस, ये वो. तो ये सब इसलिए होता है बिकॉज यू नो आपकी जो पे है, आप जो उनको पे कर रहे हैं वो इतना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है फिर, और इतना डिससेटिस्फैक्शन का काम करता है दैट यू कांट इवन हेल्प इट. Okay, so this is the thing which should not happen, and fuel says that जो remuneration है, जो आप wages दे रहे हैं या salary दे रहे हैं, वो बिल्कुल equitable होनी चाहिए. Okay, so this is what we have done. Alright, so अभी let's revise quickly. अपन ने कितने कर लिए हैं? Like this was the 7th one. Okay, so 7 हो गए हैं, 7 और बाकी हैं. 7 are remaining. Okay, then we are like 3, yeah, 11 to 12, yeah, 2 lectures away from completion of this chapter. Then we'll start the 3rd chapter. Okay, so this is what it is. So principles of management अपन ने सारे देख लिए. I hope you get it. And what is important, I'll tell you. See, difference आपको बहुत अच्छे से वापस एक बार देख लेना है because it is very important. Okay, तो आप difference unity of command और unity of direction के बीच वाला वो आप देख लेना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Even all these principles are very important. If you just go through the previous papers, आपको मालूम पड़ेगा कि ये फियोल के principles कितनी बार पूछे गए हैं. They are extremely important. This and टेलर के principles दोनों ही बहुत important है. ओके, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है एक को भी. इनका मीनिंग, इनका कंसेप्ट, यू डोंट इवन थिंक टू लेफ्ट इट. ओके, सोचना भी नहीं. एंड सेकेंडली ये प्रिंसिपल्स खत्म होने के बाद में आई गिव यू द प्रैक्टिस सेट्स. लेकिन अभी 2 लेक्चर और बच रहे हैं इन प्रिंसिपल्स को खत्म करने में. ओके, देन वी आर गोना डू द 3rd चैप्टर व्हिच इज एनवायरनमेंट. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. Please be very consistent and please revise whatever we have done. I hope you are making short notes. थोड़े बहुत short notes आप बना रहे होंगे because I am giving some other examples जो मैं लिखती नहीं हूँ PPT में, लेकिन still I say, so please remind all of that and don't even think कि देखकर अभी याद रह रहा है तो एग्जाम तक भी रह जाएगा. ऐसा नहीं होगा और बाद में you won't be able to go through these lectures. So please be very concentrated, be very disciplined. Okay, don't even try to miss anything. All right, okay, thank you so much. Bye bye.